गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, इससे पहले आरटीआई का पूरा ओवरव्यू दिया था मैंने। आज हम पूरा आरटीआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक-एक सेक्शन देखेंगे, सब सेक्शन देखेंगे और पूरा इश्यूज़ भी देखेंगे। आरटीआई में बेसिकली हमने क्या देखना है? इश्यूज़ देखना है, लेकिन आरटीआई के सेक्शन जानेंगे तभी इश्यूज़ जानेंगे। तो ये आरटीआई पे लगाम कोई लगाया है या फिर न्यूज़ में आपको सुनने को मिल जाए कि आरटीआई कुछ नया संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो उस अमेंडमेंट का एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है? तो शुरू करेंगे आरटीआई आज पूरा का पूरा, ठीक है? एक-एक करके देख लेंगे। तो आरटीआई में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। तो उसकी परिभाषा होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वो आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2F इसमें आपको मिलेगा। आरटीआई का यानी इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन। तो क्या इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन? कोई ऐसी सामग्री जो किसी सरकारी विभाग या संस्था के पास है या उसके नियंत्रण में है, ठीक है? ऐसी सामग्री जो किसी सरकारी विभाग या संस्था के पास है या उसके कंट्रोल में है। इसमें क्या-क्या शामिल होगा? सरकारी विभाग के पास क्या-क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड्स में क्या होगा? पुराने बही खाते और फाइल होंगे। और क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेज होंगे, कोई भी कागज, कोई भी लेटर, कोई भी रिपोर्ट, ठीक है? मेमो हो सकता है, कोई टीका-टिप्पणी करा हो उन्होंने, मेमो होगा, कहीं जाके कहीं बाहर भाषण दिया हो, कुछ भी किया हो, वो होगा। ईमेल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पत्र व्यवहार जो होता है, ईमेल वगैरह हो गया, ओपिनियन दिया हो उन्होंने, एडवाइस किया हो किसी को, अधिकारियों या विशेषज्ञों को। जो प्रेस रिलीज होती है सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है, सर्कुलर हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन जारी करती है वो, ये सब इंफॉर्मेशन की परिभाषा में आएगा, ठीक है? और ये सेक्शन 2F में है, ठीक है? सेक्शन 2F। ऑर्डर हो सकते हैं, सरकारी निर्देश, लॉगबुक हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, गाड़ियों का रिकॉर्ड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो सरकारी ठेके वगैरह दिए हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं जो किसी भी तरीके का रिपोर्ट दस्तावेज हो, डेटा मटेरियल होगा कंप्यूटर में जो रखते हैं सब सेव। और निजी निकाय से संबंधित सूचना क्या होगा? इसमें निजी संस्थान से भी संबंधित ऐसी जानकारियां शामिल होंगी जिसमें सरकार किसी और कानून के तहत प्राप्त कर सकती है, ठीक है? तो संक्षेप में क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन क्या है? सरकार के पास जो कुछ भी लिखा हुआ या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वह सब सूचना है, सब इन्फॉर्मेशन है और सरकारी नागरिकों से जानने का अधिकार है, जब तक कि वो कुछ खास छूट वाली श्रेणियों में न है। और छूट वाली श्रेणियां मैंने बात करी थी, क्या है छूट वाली श्रेणियां? ठीक है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला, तो उस मामले में आरटीआई लगाएंगे तो उस मामले में कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं। अब देखिए आरटीआई का सेक्शन 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने इसको बताया था इससे पहले कि क्या हो कि सिटीजन को खुद आरटीआई ना लगाना पड़े कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आप खुद कर सकते थे। जैसे सरकारी विभाग का कोई काम काज हो, किस तरीके से होता है, बजट क्या होता है, वो जो सरकारी विभाग है खुद ही बता दे, खुद ही डिस्क्लोज कर दे। इसके लिए अलग से आरटीआई ना लगाना पड़े, ठीक है? जैसे संगठन की संरचना क्या है, कार्य क्या करती है, बजट क्या होता है, बजट कैसे पास होता है, क्या करते हैं वो, अधिकारियों के नाम, वेतन, योजनाओं का विवरण विवरण ये खुद सार्वजनिक करना चाहिए। ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। तो क्या होगा? इसे आरटीआई लोग नहीं लगाएंगे। और सेक्शन 5 किससे जुड़ा हुआ है? पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एपीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन और ऑफिसर, उसकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है? कि हर कार्यालय में एक पीआईओ और एपीआईओ होगा, नियुक्ति किया जाना अनिवार्य होगा, ये होगा, ठीक है? और सेक्शन 6 क्या कहता है आरटीआई का? कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी जो सिटीजन है, प्रोसीजर क्या होगा आरटीआई लगाने का, उसके बारे में बताता है। सादे कागज पर हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ 10 रुपए का शुल्क लगता है अगर ऑफलाइन लगा रहा है तो। अगर गरीबी पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो वो फ्री है, तब मुफ्त में लगाएगा, ठीक है? अब सेक्शन 7 क्या कहेगा? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट यानी जो है पीआईओ को आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर जानकारी देनी होती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन से या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है तो उसको 48 घंटे में देना अनिवार्य है। और यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड है, अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर जानकारी नहीं दी जाती है तो माना जाएगा कि पीआईओ ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। सेक्शन 8 किससे जुड़ा हुआ है? जानकारी के प्रकटीकरण से छूट यानी एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। किन किन परिस्थितियों में आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक? इस मामलों में छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का जब मामला होगा तब के मामले में नहीं मिलेगा, ठीक है? विदेशी संबंधों के मामले में हो सकता है, गोपनीय वाणिज्य जानकारी हो, ट्रेड वगैरह कर रहे हो, कुछ गोपनीय हो, सीक्रेट हो, वो उस मामले में आपको नहीं मिलेगा। तो व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली जानकारी हो, जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए किसी सरकारी विभाग में या सरकारी हॉस्पिटल में किसी ने अपना जांच कराया, ठीक है? और आपको उस एक्स व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जानना है तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी का मामला है उसके। सेक्शन 19 में क्या लिखा हुआ है? अपीलीय तंत्र, अपीलेट मैकेनिज्म। मान लीजिए आपने पीआईओ से जानकारी मांगा, पीआईओ ने जानकारी नहीं दिया या गलत जानकारी देता है तो क्या होगा? प्रथम अपील आप करेंगे उसी विभाग के वरिष्ठ
वरिष्ठ जो अधिकारी होगा उसको। फिर अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो कहाँ करेंगे, अपने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास भेजेंगे या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील करेंगे, इनके पास करेंगे। ये क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है उनकी निगरानी करेंगे या उन पे जुर्माना लगाएंगे गलत तरीके से, अगर मेलाफाइड तरीके से कुछ किया है तो। आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 क्या बोलता है? ये कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। तो सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको पास राइट टू नो, राइट टू नो एक तो फंडामेंटल राइट है भी, और आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 3 राइट टू नो देता है, मतलब सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। देखिए राइट टू नो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी बताया था कुछ खास परिस्थितियों में आपको राइट टू नो अबॉलिश किया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल दूसरा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। इसमें आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे क्या है, इसके तहत व्यक्तिगत जानकारी यानी आपकी किसी की प्राइवेसी वायलेट नहीं की जाएगी। जो मैं बोल रहा था ना, किसी के ब्लड ग्रुप का आप मांग रहे हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वो जानकारी न देने के लिए आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में ये मेंशन है ये बात, ठीक है। आप मांग नहीं सकते, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सब जानकारी आपको मेडिकल की चीजें मिल जाएगी, दवाएं कितनी आई, मरीज कितने थे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्पेसिफिक मरीज का आप ब्लड ग्रुप जानना चाहें वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये धारा ये कहती है सेक्शन 4, मतलब जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, लोक प्राधिकरण है, सरकारी विभाग है, वो ये बोला जाता है कि अपने सभी रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखना चाहिए, और उन्हें ऐसा बनाए रखना चाहिए कि अगर सिटीजन जो अब मांगे लगा के आरटीआई तो उनको आसानी से जानकारी मिल जाए, ठीक है। ये सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है। और दूसरा क्या है, कुछ खास तरह की जानकारी को अपने आप प्रकाशित करना चाहिए, जैसे खासकर इंटरनेट और अन्य माध्यमों से। ये किसमें है, सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। और सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है कि अपनी महत्वपूर्ण जो नीतियां बनाते समय या निर्णय लेते समय सभी संबंधित डेटा को प्रकाशित करना चाहिए, खुद से डिस्क्लोज करना है सभी पब्लिक अथॉरिटी को, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। और सेक्शन 4 क्लॉज 2 में किस बात पे जोर देता है, ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की जो बात है उसमें ये लिखा हुआ है इस मामले में सेक्शन 4 क्लॉज 2 के मामले में कि जो सरकारी विभाग है वो खुद लगातार प्रयास करता है, खुद से प्रयास करता है कि अधिक से अधिक जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही डिस्क्लोज कर दे, सार्वजनिक कर दे, बाहर से आरटीआई लगाने की मजबूरी हो ही ना। अब देखिए सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में ही है। ये क्या बोलती है कि कौन कौन सी चीजें जो है खुद ही डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जैसे आपको संगठन, कार्य और कर्तव्य जो उस सरकारी विभाग का है वो खुद ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए, अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य को खुद ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए, और निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खुद ही डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। किसकी मंजूरी लेते हैं, किसकी नहीं लेते हैं, सारी चीजें, नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल, रिकॉर्ड, ये सब खुद ही जो है डिस्क्लोज कर दे। सरकार के पास या किस तरीके के दस्तावेज हैं, कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के हैं, भूमि रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, वित्तीय रिकॉर्ड, ये सब खुद ही डिस्क्लोज करना चाहिए इनको। और छठा है सार्वजनिक भागीदारी के लिए व्यवस्था, जनता को नीतियों और निर्णयों में कैसे शामिल किया जा सकता है, खुद ही डिस्क्लोज कर दे। सातवां, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, यानी अधिकारियों के नाम, पद, संपर्क जानकारी, ये सारी वेबसाइट अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें, या फिर जिस सरकारी विभाग में है तो सिटीजन चार्टर लगाते हैं ना, वैसा ही वो लगाएं और डिपार्टमेंट के फ्रंट पे लगाएं। मासिक वेतन कितना है, कितना कमाते हैं, बजट क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। सब्सिडी कार्यक्रम हो तो उसकी पूरी डिटेल दे, सूचना अधिकारियों का पूरा विवरण चाहिए, ये सारी चीजें खुद डिस्क्लोज करने वाली चीजें हैं। तो सेक्शन आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंस किससे जुड़ता है, इसका इंपॉर्टेंस जुड़ता है गुड गवर्नेंस से, ठीक है। अगर ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और गुड गवर्नेंस आएगा। और इससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस आने से हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज का इंडिया पे जो है भरोसा बनेगा। जब इंडेक्सेस निकलते हैं तो हमारी जो रैंकिंग है वो बेहतर होगी, और बेहतर होगी तो लोगों का भरोसा बनेगा तो क्या होगा, एफडीआई, लोग निवेश करना चाहेंगे हमारे यहाँ, ठीक है। आरटीआई का सेक्शन 5 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे ही ये पीआईओ के बारे में बात करता है, पीआईओ यानी हर सरकारी विभाग में पीआईओ होगा, तो जब से ये एक्ट लागू होगा उसके 100 दिन के भीतर ही पीआईओ को अपॉइंट करना होगा, एक लोक सूचना अधिकारी चाहिए, यानी अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के भीतर अपने प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में एक सीपीआईओ या एसपीआईओ नियुक्त करना होगा, ठीक है। स्टेट के मामले में एसपीआईओ और केंद्र के मामले में सीपीआईओ। तो पीआईओ का मुख्य काम क्या है, पीआईओ का काम सीधा इतना है कि आरटीआई आवेदनों को स्वीकार करेगा, मांगी गई जानकारी को प्रदान करेगा, ये उसका काम है, ठीक है। और एपीआईओ की नियुक्ति के बारे में किसमें लिखा है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 में है, ठीक। सेक्शन 5 क्लॉज 2 में एपीआईओ की नियुक्ति के बारे में है। और सेक्शन 5 क्लॉज 3 में क्या है, सेक्शन 5 क्लॉज 3 में लिखा है कि पीआईओ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्य अधिकारियों से मदद ले सकता है, ठीक है। यदि पीआईओ किसी अन्य अधिकारी से मदद लेता है, मांगता है,
तो उस अधिकारी को भी आरटीआई कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा। सेक्शन 5 क्लॉज 4 में क्या है? सेक्शन 5 क्लॉज 4 में है कि यदि कोई एपीआईओ को आरटीआई आवेदन प्राप्त होता है तो वो क्या करेगा, उस आवेदन को संबंधित पीआईओ या अपीलीय अधिकारी को 5 दिनों के भीतर भेजना होगा उसको। तो इस मामले में जानकारी देने के 30 दिन की अवधि उस दिन से मानी जाएगी जब पीआईओ को एपीआईओ के माध्यम से आवेदन प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए एपीआईओ को कोई आवेदन प्राप्त होता है आरटीआई, अब उसको 5 दिन के भीतर संबंधित पीआईओ के पास भेजना है, तो जिस दिन वो भेज देगा उस दिन से 30 दिन गिना जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए 30 उसको भेजा और 30 दिन काउंट हुआ तो इधर 5 दिन का यानी 35 दिन का, लगभग 35 दिन के में अंदर आरटीआई आपको मिल जाएगा। अगर एपीआईओ के पास गया तो उसका इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि पीआईओ के पास भेजे, तो पीआईओ के पास जब भेजेगा तो उस दिन से गिना जाएगा 30 दिन। ठीक है, डेडलाइन क्या है? 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। देखिए सेक्शन 5 और सेक्शन 5 क्लॉज 5 में क्या लिखा है? सेक्शन 5 क्लॉज 5 में ये है कि मान लीजिए पीआईओ ने किसी अन्य अधिकारी से मदद मांगी, ठीक है, और उस अधिकारी ने मना कर दिया, तो ये पीआईओ नहीं बोलेगा कि उन्होंने मना कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं, पीआईओ की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी, उसी की गलती मानी जाएगी कि पीआईओ ने दूसरे से मदद मांगा लेकिन दूसरे अधिकारी ने मना कर दिया मदद करने से, तो जो भी फॉल्ट होगा वो पीआईओ का ही माना जाएगा। देखिए सेक्शन 6 में क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 6 में क्या है? सेक्शन 6 में आवेदन का तरीका है। ठीक है, क्या है सेक्शन 6 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? तो कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ईमेल से अगर विभाग ये सुविधा देता है तो अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? हिंदी में, अंग्रेजी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में कर सकता है। ठीक है, पीआईओ से संबंधित होना चाहिए, मतलब जहां आवेदन कर रहा है उस पीआईओ तक जाना चाहिए। ठीक है, और क्या जानकारी स्पष्ट और विवरण एकदम साफ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, कारण बताने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आप आरटीआई लगा रहे हैं तो उसमें कारण बताने की जरूरत नहीं है कि हमें इसलिए आरटीआई चाहिए, उसलिए आरटीआई चाहिए, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानकारी चाहिए, आपने क्वेश्चन लिखा बस भेज दिया। ठीक है, वो आपसे कारण नहीं पूछेगा और आपको कारण बताने की जरूरत भी नहीं, वो बस उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबल होकर आपको देना, वो देगा। और शुल्क क्या है? आमतौर पर 10 रुपए, अगर ऑफलाइन लगा रहे हैं तो, ऑनलाइन के लिए अलग व्यवस्था। सेक्शन 6 क्लॉज 3, अगर मान लीजिए आपने गलती से गलत पीआईओ के पास भेज दिया, ठीक है, आपने आरटीआई लगाया गलत पीआईओ के पास भेज दिया, ठीक है, तो वो उस पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वो सही पीआईओ के पास भेजे। ठीक है, आपने मान लीजिए आपको डाक विभाग में भेजना था, आप भेज दिए बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग के पीआईओ के पास, तो उस पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित विभाग के पीआईओ को खबर दे, जानकारी दे। अब देखिए सेक्शन 7 क्या कहता है? आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 7, ये सामान्य समय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 7 क्लॉज 1 क्या कहता है कि पीआईओ को आपके आरटीआई आवेदन को प्राप्त के 30 दिन के भीतर या तो मांगी गई जानकारी देनी होगी या उसे अस्वीकार करना होगा। ठीक है, और जब अस्वीकार करेगा तो उसका कारण भी बताएगा वो। और जानकारी देने का तरीका क्या होगा? जिस तरीके से आपने पूछा है उसी तरीके से देगा, कागज में लिख के दिया है तो उसी तरीके से आपको देगा, यानी जानकारी किस रूप में देगा उसके बारे में सेक्शन 7 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। जिस रूप में मांगा गया है उसी रूप में देगा, फोटोकॉपी, डिस्क, फ्लॉपी, प्रिंट आउट। ठीक है, इस तरीके से देगा। और सेक्शन 7 क्लॉज 1 में प्रोविजो है, क्या प्रोविजो है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला हुआ तो 48 घंटे के भीतर उसको जानकारी देनी होगी, ये समय सीमा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या कहता है? मान लीजिए आपने कोई जानकारी दी, यानी 30 दिन के भीतर या 48 घंटे वाला जो जानकारी 48 घंटे वाला जो समय सीमा उसमें नहीं दिया जानकारी, तो क्या हुआ? ये मान लिया जाएगा कि उसने मना कर दिया, यानी इसमें एक वर्ड यूज होता है डीम्ड रिफ्यूजल। डीम्ड रिफ्यूजल यानी उसने मना कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? अपील करेंगे, उसी पीआईओ विभाग के पीआईओ का जो वरिष्ठ होगा वहां करेंगे, फिर वहां नहीं सुना तो कहां जाएंगे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, देखिए सेक्शन 7 क्लॉज 7 में क्या है? सेक्शन 7 क्लॉज 7 में तीसरे पक्ष का थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई आरटीआई लगाया जो सरकार या आवेदक के अलावा है, ठीक है, जो सरकार के अलावा किसी और से, संस्था से है, किसी व्यक्ति के बारे में है, उसकी जानकारी चाहते हैं, तो क्या होगा? पीआईओ को दूसरे व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को सूचना भेजनी पड़ती है और इसके लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसको। ठीक है, और ये जो 30 दिन का टाइम लिमिट है ना कि 30 दिन में जानकारी देनी होगी, वो उसमें काउंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 30 दिन आपने जानकारी मांगी, 30 दिन तो काउंट होगा ही होगा। अगर किसी थर्ड पार्टी का जानकारी आपको मिल रहा है या जानकारी ली जा रही है तो उसको 10 दिन का टाइम दिया गया है, और 30 और 10 जोड़ेंगे तो पूरा 40 दिन बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सेक्शन 7 क्लॉज 3 और सेक्शन 7 क्लॉज 4, अगर पीआईओ जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगता है, 10 रुपए से ज्यादा मांगता है, तब उसको बताना होगा कि शुल्क कैसे और क्यों मांगा जा रहा है, कहाँ लगाएगा, उसका पूरा हिसाब देगा। ठीक है, पूरा हिसाब देगा, और शुल्क के भुगतान की अवधि को 30 दिन की समय सीमा में नहीं गिना जाएगा। और मैंने बोला था कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बहुत ज्यादा गरीब है, अत्यंत गरीब है, उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, तो इसका प्रावधान है सेक्शन 7 क्लॉज 5 में है। अगर आपने आरटीआई लगाया, ठीक है, और पीआईओ ने जानकारी देने से मना कर दिया, तो उसको कारण भी बताना होगा। अब कारण बताने, स्पष्ट कारण देना होगा, उसका किसमें है? सेक्शन 7 क्लॉज 8 में उसका पूरा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, पूरा कारण स्पष्ट रूप से बताएगा कि क्यों नहीं दे रहा है, क्या कारण है, पीछे पूरा बैकग्राउंड बताएगा। ठीक है, मना करने का कारण, आवेदक अपील कहाँ और किसके पास कर सकता है, अपील दायर करने की समय सीमा क्या है, सारी चीजें वो डिटेल में बताएगा। देखिए सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अब आरटीआई लगेंगे तो उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें क्लॉज भी है,
सब क्लॉज भी हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें क्या है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और रणनीतिक हित से जुड़ा हुआ मामला है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया से, तो ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी इस मामले में। और क्या है, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसमें क्या है, इसमें ये है कि संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन, अगर उनके इन सब चीजों से जुड़ा हुआ मामला है या उनके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है, तो उससे जुड़े हुए मामले में आपको आरटीआई नहीं मिलेगी। आरटीआई लगाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, अगर इसमें क्या है, कमर्शियल, कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा। आरटीआई लगाने पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और इन सब के बारे में एक एक लाइन में बताते जा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ नोट्स में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ है। और देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें क्या है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, जैसे किसी डॉक्टर ने आपका इलाज किया, ठीक है, किसी वकील ने, उसका क्लाइंट है, उससे बात किया, कोई गवर्नमेंट लॉयर है, ठीक है, उनके आपस में बातचीत हुई। अब आप चाहेंगे कि वो जानकारी मुझे मिले, ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब बहुत ज्यादा जनहित से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, तब आपको क्या होगा, वो जानकारी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर ऐसी जानकारी जो वो कोई आपको दे दे, मतलब वो जानकारी नहीं दी जाएगी आपको जिससे किसी के जीवन की सुरक्षा जुड़ी हो। अगर आप जानकारी दिया और किसी की जान चली गई, ठीक है, तो वैसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और इसका प्रावधान किसमें है, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। अब देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में, इसमें क्या है, इसमें यह है कि ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा जिससे अपराधियों को पकड़ने में या अपराध की जांच करने में बाधा पहुंचे, तो ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। सेक्शन 8 क्लॉज 2 पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, ठीक है। मान लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के केस में बोला गया है कि आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ गया मामला है तो कितना भी पर्सनल हो वो जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। ये लिखा है सेक्शन 8 क्लॉज 2 में। अब देखिए एक एक करके मैंने आरटीआई के जितने भी सेक्शन हैं, सारे सेक्शन इसमें लिखे हुए, एग्जाम्पल लिखे हुए, एग्जाम्पल के साथ उसके सारे डिटेल में दिया गया। आपको क्या करना है, आपको केवल पढ़ लेना है। अब ये एक एक करके मैं अगर पूरा पढ़ाता चला जाऊँ, बताता चलाऊँ, कोई मतलब नहीं है इसका। मैंने सेक्शन बताया, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से नीचे एग्जाम्पल वगैरह भी डिटेल में दिए। आपको क्या करना है, अब बस आपको एक रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। आरटीआई का एक एक सेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और इशूज कब क्रिएट होंगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के। देखिए अभी जो आरटीआई में मैं कुछ सेक्शन बताया और कुछ आप पे छोड़ दिया कि आप खुद करिएगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट समझाने वाला कॉन्सेप्ट अगर होता तो मैं समझा देता, लेकिन ये सब केवल सेक्शंस लिखे हुए हैं, मैंने डिटेल में पूरा सेक्शन लिखा हुआ है। आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ नोट्स ऐसे होते हैं कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है, उसको कुछ समझाने वाला चीजें है नहीं। तो प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है, इसमें जब आप पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आएगी। हमको बस प्रॉपर्टी समझना था, प्रॉपर्टी को वेरियस डायमेंशन में समझना था, तो हम समझ चुके हैं। अब सीधे जो आरटीआई है, आरटीआई आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी ये स्क्रीन पे देखेंगे, ये है सिलेबस। हम क्या पढ़ रहे थे, ये सिलेबस में क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये मैंने अभी बताया, आरटीआई वगैरह। तो आप वगैरह खुद देखिएगा हमें क्या क्या देखना है। अभी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर हो चुका है, अभी वर्क कल्चर बचा हुआ है, और क्वालिटी सर्विस डिलीवरी जो अभी हम शुरू करेंगे, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस एंड करप्शन, ठीक है। तो क्या शुरू करेंगे हम, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी और कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट होए, कोशिश तो यही रहेगी। देखिए अब ये शुरू करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अब देखिए आप टैक्स भरते हैं, आपको उम्मीद होती होगी गवर्नमेंट हमें सर्विस देगी, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज बहुत सारी देगी, तो उसमें गुणवत्ता कितनी होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें गुणवत्ता कितनी होगी ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ये नहीं कि आप टैक्स भर रहे हैं और आपको पुल बना के दे दिया जाए। आपको गवर्नमेंट ने पुल बना के दिया, आप सोच रहे हैं कि अब हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं यार, गाड़ी लेके हवा में उड़ रहे हैं, हुआ क्या, आप लेके गए, पुल टूट गया, 1 साल भी ढंग से नहीं टिका, पुल टूट गया, यानी सर्विस की क्वालिटी क्या थी, 2 कौड़े की थी, एकदम घटिया क्वालिटी की सर्विस थी, गिर गई, ठीक है। तो जब भी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी होती है, यानी सर्विस की डिलीवरी जब दी जाए तो क्वालिटी हो उसमें। अगर एक पुल बनता है, फॉर एग्जांपल एक पुल बनता है, तो लंबे टाइम तक उसको चलना चाहिए, ये नहीं कि बना और टूट गया और खत्म हो गया, तो ये घटिया किस्म की क्वालिटी ऑफ सर्विस है। और कोई ऐसा पुल बनता है जो लगभग 60 साल 70 साल चल जाता है, तो वो जो सर्विस मिली उसकी क्वालिटी बेहतर है।
ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मतलब होता है कि सरकार जो है आपको जो सेवाएँ दे रही है वो कितनी अच्छी है, कितनी प्रभावी है और आपकी ज़रूरतों और उम्मीदों को कितना पूरा करता है। ठीक है? इसका मतलब यही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सरकारी अस्पताल बन गया, ठीक है? अब आप इलाज कराने पहुँच रहे हैं सरकारी अस्पताल में। क्या हो रहा है? डॉक्टर ढंग से बात ही नहीं कर रहा है आपसे। आप बोल रहे हैं कि हमको बुखार है, हमको चेक करो, आपको लगा सर पे पत्थर मार दे रहा है। आप देखते होंगे जो शॉर्ट वगैरह, वीडियो वगैरह वायरल होते हैं, मरीज़ और डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं, एक-दूसरे को मार रहे हैं। तो क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस घटिया है। तो इसीलिए सर्विस डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरनी चाहिए। आप जो उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छी हमारे साथ बर्ताव अच्छा होगा, हमको सर्विसेज़ अच्छी मिलेंगी, सारी सुविधाएँ होंगी, नीट एंड क्लीन साफ-सफाई होगा। अगर वैसी नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस घटिया है। ये अस्पताल का एग्ज़ाम्पल था। देखिए, कुछ पॉइंट देख लीजिए कि पुअर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी क्या होता है। जैसे अस्पताल है तो डॉक्टर समय पे नहीं आएगा, नर्स ठीक से बात नहीं करेगी, अस्पताल गंदा होगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, आपको एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे दौड़ाया जाएगा। शिकायत करने का कोई तरीका नहीं होगा, इलाज में बहुत देरी होगी, ठीक है? और गलत इलाज कर दिया जाए, पेट का इलाज करने गए, सर का इलाज कर दे, ऐसा कुछ कर दे, तो आपको लगता है कि आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब आपके मन में ये आने लगे ना कि आपको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम जा रहे हैं, मरीज़ जो है स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर इधर-उधर घूम रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सरकारी अस्पताल में। तो यहाँ सेवा तो मिल रही है, तो सेवा की गुणवत्ता क्या है? खराब है पूरी तरह। और अच्छी सेवा की गुणवत्ता का क्या पहचान है कि डॉक्टर और नर्स समय पर मौजूद हो, पंक्चुअल होने चाहिए, आपसे विनम्र हो, ठीक है? अस्पताल साफ-सुथरा हो, दवाइयाँ आसानी से मिल जाए, आपकी समस्या को ध्यान से सुना जाए, आपको उचित इलाज मिले, ठीक है? नहीं, सेवा जो है सही समय पर, सही टाइम पर, सही जगह मिल जाए, आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग, तो क्या होगी? क्वालिटी सर्विस है वो। अब देखिए, सर्विस डिलीवरी के कुछ पैरामीटर हैं। आप किसी भी अस्पताल, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएँ, कहीं भी, प्राइवेट वाले में भी जाएँ, ठीक है? कुछ पे कर रहे हैं प्राइवेट में, तो उनकी सर्विसेज़ देख लीजिए और सरकारी की सर्विसेज़ देख लीजिए। कुछ पैरामीटर है, आप क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर पे एक तरीके का जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, लिटमस पेपर है, उस पे रख के अपने आप को तौल लीजिएगा कि यहाँ की सर्विसेज़ सरकारी की और प्राइवेट की कैसी है, ठीक है? तुलना कर लीजिएगा। तो क्या-क्या है सर्विस डिलीवरी में? समय पर मिलना, टाइमलाइन्स, सेवा कितनी जल्दी मिलती है। जैसे पासपोर्ट अगर बनवाने जा रहे हैं, तो जो डेडलाइन सेट किया गया है नागरिक चार्टर, सिटीज़न चार्टर लगाते हैं गवर्नमेंट वाले, तो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं, ठीक है? वो पैरामीटर है। एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है? करेक्टनेस कितना है, सही समय पर, यानी आपको सही सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है? जैसे आपका राशन कार्ड मिला तो उसमें नाम सही है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, आधार कार्ड बनवाने गए, आधार कार्ड पे नाम ही किसी और का लिख दिया, ठीक है? ये पैरामीटर देखना। आपकी पहुँच कितनी है आपकी पहुँच कितनी है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यानी क्या हर कोई सेवा तक पहुँच जा रहा है, ठीक है? जैसे विकलांगों के लिए सरकारी दफ्तर में रैंप वगैरह बना है कि नहीं बना है? होता है ना, एक सीढ़ी वगैरह बना है, नॉर्मल लोगों के लिए एक रैंप बना होता है स्लोप टाइप का, ठीक है? एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं, तो स्लोप वगैरह है कि नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, किसी योजना के नियम साफ-साफ है या नहीं, कोई योजना लाएगी, स्कीम लाएगी, आप सरकारी अस्पताल में गए, उसकी जो सेवा शर्तें हैं, वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, शिकायत, यानी कोई शिकायत निवारण तंत्र है कि नहीं? आप गए, कोई किसी सर्विस से आपको प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ शिकायत निवारण तंत्र ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, हेल्पलाइन नंबर पे लगाए, हेल्पलाइन नंबर पे घंटी बजे जा रही, कोई उठा ही नहीं रहा है, ठीक है? रिलायबल कितना है, विश्वसनीय कितना है, क्या हमेशा एक बार गए, मान लीजिए गलती से आपको अच्छा सेवा मिल गया, ठीक है? अब दोबारा गए, वैसी सेवा नहीं मिली, ठीक है? तो आपका क्या होगा, विश्वास कमजोर होगा कि रिलायबल नहीं है। अगर आप एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, बार-बार जाते हैं, वैसे ही सर्विसेज मिल रही है, तो क्या होगा, रिलायबल है पूरा। 7वीं बात, संवेदनशीलता और सहानुभूति, यानी रिस्पॉन्सिव और एम्पैथी है कि नहीं, बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हैं, बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, कोई सर्विस लेने जा रहे हैं तो। पुलिस स्टेशन का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है? सरकारी है, आप गए और पर बात करने से पहले 2 थप्पड़ खींच के मारा, ठीक है? बात ही नहीं किया पहले, बदतमीजी किया खूब तरीके से, तो क्या होगा, कितना एम्पैथेटिक है, कितना रिस्पॉन्सिव है, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। और 8वीं बात, सिटीजन सेंट्रिक है कि नहीं, यानी सेवा जो है, जो सर्विस दी जा रही है, नागरिकों की ज़रूरतों के हिसाब से है कि नहीं, या फिर बस मनमाने ढंग से आए और बनाए चले गए। ऐसा ना हो, नागरिक की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बने। देखिए, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में क्या-क्या आएगा, उमंग ऐप वगैरह आएँगे, ऑनलाइन डिजिटल, ये उमंग ऐप, और जो डिजी लॉकर बनता है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें वेरीफाई करा के आप रख लेते हैं, ठीक है? ये क्वालिटी सर्विस कैसी है, बेहतर सर्विस है, क्वालिटी सर्विस बोलेंगे इसको, ठीक है? अगर ढंग से काम कर रहा है ऐप तो, अगर ऐप ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप चालू स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो तब बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी सर्विस नहीं है। ऐप बना, अच्छे से काम कर रहा है, सही समय पे काम कर जा रहा है, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है दिख रहा है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्वालिटी सर्विस बेहतर है। कई बार आपको न्यूज़ सुनने में मिलता होगा कि डिजी लॉकर बना, बहुत सारे सरकारी लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, सर्विस गड़बड़ है। गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, जो ऐप उन्होंने बनाया है, उन्होंने आईटी रूल का ध्यान रखते हुए बनाया और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह मान्य होगा, तो उसको मानना होगा सभी को, ठीक है? देश का कानून मानना होगा। नहीं मानेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट का ही फेलियर है। गवर्नमेंट ने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया उसको, मतलब लोगों के दिमाग तक ये पहुंचा नहीं ढंग से, तो उनको ध्यान देने की जरूरत है।
तो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी का क्या मतलब है कि सर्विस केवल डिलीवर कर नहीं देना का मतलब ये है कि सेवा कितनी अच्छे से मिली है, कैसे मिली है, ये सारे एस्पेक्ट को देखना ये पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, राशन कार्ड बनवाने गए तो राशन कार्ड कैसे बना, अच्छे से बना या नहीं बना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सबका फीडबैक गवर्नमेंट को लेना होगा और इन बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या प्रक्रिया आसान थी, क्या अधिकारी ने आपसे ठीक से बात की या नहीं की, इसमें कितना समय लगा, जितना समय लगना चाहिए था उतना ही लगा या 2 साल लगा दिए सब, आपको क्या करना था, शिकायत कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ये सारी बातें। ठीक है, तो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इतना ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि आपको जो सर्विस चाहिए आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग खरा उतर रहा है या नहीं। ठीक है, और जो मैंने पैरामीटर बताए उस पे रख के तौल लेना है। ठीक है, तो यही है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। समझ में आया? कितनी तेज़ी से, कितने एक्यूरेसी के साथ, कितने टाइम पर आपको सर्विस मिलती है और कितनी अच्छे से मिलती है और आप कितना सैटिस्फाई होते हैं उससे। सैटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यानी कितने संतुष्ट हैं आप सर्विस से। अब देखिए हमको नया टॉपिक देखना है, वर्क कल्चर। वर्क कल्चर फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए कार्य संस्कृति। ठीक है, वर्क कल्चर मतलब क्या कि किसी गवर्नमेंट प्लेस या कहीं भी, ठीक है, जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, काम करने में क्या क्या आएगा, आपस में सहयोग करते हैं या नहीं करते, आपस में किस तरीके से बात करते हैं, बॉस कैसे उनको एड्रेस करता है, एक माहौल कैसा बना हुआ है। ठीक है, एक पूरा का पूरा माहौल कैसा, केवल रूल नियम के अकॉर्डिंग नहीं है ये कि केवल रूल और नियम लागू होगा, रूल और नियम तो लागू है ही उस पर्टिकुलर जहाँ पे कार्य हो रहा है, वहाँ पे ये भी लागू कि लोग एक दूसरे से एम्पैथाइज है या नहीं, ठीक है, सहानुभूति रखते हैं या नहीं, सहयोग करते हैं या नहीं, बातचीत ढंग से करते हैं या नहीं, ये सारी चीजें वर्क कल्चर में आती है। ठीक है, तो वही हमको देखना है, ये गुड गवर्नेंस के लिए काफी अच्छा है। अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, अगर इस तरीके का माहौल है, अच्छा माहौल है, ठीक है, माहौल अच्छा है, जब आप बोलते हैं अच्छा माहौल है ना, तो मतलब गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ का वर्क कल्चर काफी अच्छा है, लोग सहयोगी है, आप जाते हैं आपकी बात सुनी जाती है तुरंत, ठीक है, अच्छे से डील करते हैं आपको, तो गुड गवर्नेंस के लिए है। तो कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर को आसान भाषा में समझेंगे तो क्या बोलेंगे कि किसी भी संगठन के लोगों के काम करने का तरीका, उनके सोचने का ढंग, उनके व्यवहार, कुल जोड़, तरीका क्या है, सोचने का ढंग क्या है, व्यवहार क्या है, इन सबको मिला के बोला जाएगा कि वर्क कल्चर। ठीक है, अगर व्यवहार अच्छा है, सोचने का ढंग अच्छा है, तरीका अच्छा है, तो बोलेंगे कि यहाँ की कार्य संस्कृति काफी अच्छी है, वर्क कल्चर काफी बेहतर है। ठीक है, अब देखिए वर्क कल्चर में हम टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक संस्कृति कल्चर। प्राइवेट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है। एक संगठन कैसे काम करता है, जैसे एनजीओ हो गए, तो सरकारी संस्थान भी होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, बस वही सोचने का ढंग और तरीका क्या है, ये पूरा माहौल अच्छा माहौल है, सोचने का तरीका अच्छा है, ढंग तरीका अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, तो बोलेंगे कि वर्क कल्चर बेहतर है। ठीक है, मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल है, ठीक है, आप वहाँ जाते हैं बीमार पड़ के, वहाँ की जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे से आपसे डील कर रहे हैं, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है, आपको सही टाइम पे सारी चीजें से डील की जा रही है आपसे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर है। दूसरा है प्रशासनिक संस्कृति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर। डीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको डीएम है और आप अपने जो कर्मचारी है वहाँ पे, वहाँ से आप वहाँ का कैसा माहौल बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में सेम चीजें हैं। जो हायरार्की बनी हुई है कि डीएम होगा, फिर उसके नीचे एक दूसरे की बात मानेंगे, वो जो ऑर्डर करेगा इसको अनुपालन करेंगे उसका। अगर ये ठीक से चल रहा है तो इसका मतलब है कि वर्क कल्चर बेहतर है, सोचने का तरीका, व्यवहार का ढंग सारा बेहतर चल रहा है, तो इसका मतलब है वर्क कल्चर बेहतर है। ठीक है, अगर नहीं है तो सेम चीज यहाँ पे भी कि वर्क कल्चर ठीक नहीं है। वर्क कल्चर का कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है कि वर्क कल्चर क्या होता है, बाकी उसमें हर जगह अप्लाई कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर में अप्लाई करिए, चाहे उसको ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर बोलिए, सेम चीज ही होगा, बस नाम अलग हो जाएंगे, जगह अलग हो जाएगी। देखिए, बताते वक्त आपको कल्चर और वर्क कल्चर में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है और वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, कल्चर का मतलब होता है आपका बड़ा परिवार और आप जहाँ जीते होते हैं। जैसे मतलब आपके जो मूल्य हैं, आपके विश्वास है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ठीक है, भाषा है, कला है, व्यवहार है, इन सबका कुल जोड़, ठीक है, जो किसी पूरे समाज या लोगों के साथ बांधता है, एक बड़ा है, ये बहुत ही व्यापक चीज है संस्कृति। ठीक है, और वर्क कल्चर क्या है, वर्क कल्चर क्या है, आपका एक पर्टिकुलर जगह पे आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लोगों से घुलते मिलते हैं, काम करने का क्या तरीका है, उसको बोलेंगे वर्क कल्चर। यानी कार्य संस्कृति क्या होती है, संगठनात्मक संस्कृति और कंपनी संस्कृति भी इसको बोलते हैं। संस्कृति का एक छोटा हिस्सा, एक कल्चर है बहुत बड़ा हिस्सा है, अब उसी में से एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, उसको बोलेंगे वर्क कल्चर। इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कल्चर क्या है, वर्क कल्चर क्या है। वर्क कल्चर क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें अपना खान पान, रहन सहन, सारी भाषा, बोलचाल सब आती है। और वर्क कल्चर का एक पर्टिकुलर जगह पे, एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप कैसा बर्ताव करते हैं और सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका कैसा है एक छोटे जगह पे। और ये जो वर्क कल्चर है, ये आपकी संस्कृति कैसी बनी हुई है, किस तरीके की संस्कृति है, उसी से रिफ्लेक्ट करती है आपके वर्क कल्चर में। अब देखिए, अच्छी कार्य संस्कृति यानी गुड वर्क कल्चर की क्या विशेषता है। इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं, बस आपको पढ़ने वाली चीजें, मैं बस सामने आपके थोड़ा-थोड़ा हिंट करता जा रहा हूँ। ठीक है, समझाने वाली चीजें होंगी तो मैं खुद ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसको। पहला क्या है कि क्लियर वैल्यूज और पर्पस, स्पष्ट मूल्य और उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा क्या है,
ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, खुला संचार और पारदर्शी होने चाहिए सारी चीजें, ठीक है। सम्मान और समावेशिता, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और इंक्लूसिविटी को अपनाएं, ठीक है। कोई किसी दूसरे क्षेत्र का है, आप दूसरे क्षेत्र के हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, आप दूसरी भाषा बोलते हैं, तो उस सबका सम्मान करना, ठीक है। और सीखने और विकास के अवसर यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी सरकारी बैंक में यदि क्लर्कों को डिजिटल बैंकिंग या नए वित्तीय उत्पादों के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें पदोन्नति के अवसर मिलते हैं और यह सीखने वाली संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है। तो क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। कोई नया कर्मचारी वो सीखने के लिए आतुर है और आप उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग वाला सिस्टम है आपके कंपनी में नहीं, ठीक है। वर्क कल्चर पे ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं, कोई नया आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें। पांचवी बात, जवाबदेही और सशक्तिकरण, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। लोगों को अगर कमजोर है तो उनको ट्रेनिंग के माध्यम से और एक माहौल बेहतर करके उनको सशक्त करना। छठा है वर्क लाइफ बैलेंस, आपका काम और आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन इनमें बैलेंस होना, ठीक है। कोई कॉर्पोरेट कल्चर हो सकता है बहुत ज्यादा हेक्टिक हो, तो वहाँ पे गुड वर्क कल्चर नहीं आ सकता, ठीक है। गुड वर्क कल्चर के लिए सीधा है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर चल रहा है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए 8 घंटे का कहीं कॉन्सेप्ट है कि 8 घंटा काम करते हैं लोग और 8 घंटा करके चले जाते हैं, कहीं-कहीं 5 दिन लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ तो 6 दिन चलता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन का छुट्टी होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जहाँ 5 दिन काम हो रहा है, 2 दिन छुट्टी हो रहा है और वर्क कल्चर तब वहाँ का ज़बरदस्त है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया है तब। तो क्या-क्या है इसमें? अच्छी स कार्य संस्कृति में क्या-क्या आएगा? क्लियर वैल्यूज़ एंड पर्पस और ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तो बोलेंगे कि वर्क कल्चर जबरदस्त है, अगर ये सब बेहतर है तो। देखिए अच्छी कार्य संस्कृति को और ज्यादा इंपावर करना और बेहतर करना, और कैसे संस्कृति को, वर्क कल्चर को और बेहतर किया जा सकता है। पहला कि प्रदर्शन को पहचानना और पुरस्कृत करना, यानी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अवार्ड दे, लोगों के सामने सम्मान दे उसको, ठीक है। ये भी होता है वर्क कल्चर का अच्छा होना, ठीक है। टीम वर्क और सहयोग, एक लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं या नहीं, कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें। एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी, नैतिक आचरण कैसा है, ठीक है, बेईमान टाइप के तो नहीं है, ये सारी चीजें। और एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन का स्वागत। आप अगर अपने ऑफिस में कोई नया चेंज करते हैं, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो उस चेंज को अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं वहाँ के कर्मचारी, ठीक है। तो इनोवेटिव होने चाहिए आपके कर्मचारी भी। और एम्प्लॉय वेलबींग एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय का सेफ्टी का ध्यान रखना। मान लीजिए आपके ऑफिस में या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले सिस्टम है कि नहीं, फायर अलार्म है कि नहीं, लिफ्ट वगैरह का सिस्टम है या नहीं, एग्जिट कैसे कितने हैं वो है कि नहीं, ये सारे वर्क कल्चर में आते हैं। अगर आपका वर्क कल्चर बेहतर है तो आप सब इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। अगला है इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाले आपके कर्मचारी हैं कि नहीं, आप खुद बॉस अगर वहाँ के हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले अप्रोच के हैं कि नहीं। ये केवल कंपनी पे मत रखिए, इसको एज अ डीएम ऑफिस समझ के समझिए, ठीक है। अगर आप डीएम है, आप में ये सारी चीजें हैं नहीं, आपके ऑफिस में ये सारी सिस्टम इस तरीके का है कि नहीं, आप खुद इनोवेटिव टाइप के है या नहीं। 13वां परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फीडबैक, परफॉर्मेंस किसी का मेजर करिए, अपना खुद का मेजर करिए, मूल्यांकन करते रहिए, ठीक है। और मान लीजिए किसी का परफॉर्मेंस बेहतर है तो उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको फीडबैक दे रहे हैं कि आप तुम यार बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं भी अगर कुछ बेहतर कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ तो फीडबैक देते रहो, एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। 14 है लीडरशिप बाय एग्जांपल। देखिए अब वर्क कल्चर बेहतर कैसे होगा, अगर वहां का लीडर जो जो बोल रहा है वो खुद उस वैल्यू को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वो बोल तो रहा है काफी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन खुद जो है पर्दे के पीछे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो लीडर वहाँ का सुप्रीम मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट का है, हेड है, अगर वो जो बातें चाहता है, वर्क कल्चर बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अब केवल मुंह से बोल रहा है, लोग करें ये ना करें, ये ठीक नहीं है, ये भी ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी देखना होगा। अगर ये बेहतर है, सुप्रीम हेड बेहतर है तो नीचे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तब वर्क कल्चर बेहतर होता है। 15वां कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड फेयरनेस। देखिए ये क्या है, जब कर्मचारियों को आपस में मान लीजिए उलझन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ का हेड या फिर वो आपस में कैसे सुलझाते हैं उसको, ये भी वर्क कल्चर का सबसे अच्छा निशानी है। अगर बेहतर तरीके से बैठ के बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ बुमा बुम कर दे रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, तो वहाँ का वर्क कल्चर बेहतर नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के आगे बढ़ेंगे तो क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस। 7वां हो जाएगा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, एम्प्लॉय वेलबींग एंड सेफ्टी, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फीडबैक, लीडरशिप बाय एग्जांपल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड फेयरनेस, ठीक है। ये सब क्या है, जहां पे भी होगा, ये सरकारी दफ्तर में हो, प्राइवेट दफ्तर में हो, आपके घर के अंदर हो, ठीक है, तो वहां का वर्क कल्चर कैसा है, बेहतर है, हर जगह बेहतर है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे भारतीय सरकारी कार्य संस्कृति की विशेषताएं। अब ये कुछ अलग नहीं है, जो मैंने ऊपर 15-16 गिनाए पॉइंट्स ना, बस उसको सरकारी वाले में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, पीडीएफ में क्या है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। हर बार दोहराने की जरूरत नहीं है हमें। मैं क्या कर रहा हूँ कि समझाने वाली जो जहाँ चीजें आएंगी वो समझाई जाएंगी, जो चीजें पढ़ने वाली है उसको बस केवल पढ़ डालिए,
ठीक है, उसके लिए बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यही चीज इसमें भी अप्लाई होगी, सरकारी में भी, प्राइवेट में, हर जगह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।